गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त और कोच प्रतु चैटर्जी और आप देख रहे हैं CBSE क्रैक। आज हम लोग क्लास 12 CBSE के हिस्ट्री से चैप्टर 3 किंगशिप कास्ट एंड क्लास के पार्ट 2 को स्टार्ट करने वाले हैं। प्रीवियस पार्ट में हमने टॉपिक 1 एंड टॉपिक 2 को खत्म किया था, तो इसलिए आज हम लोग टॉपिक 3 सोशल डिफरेंसेस से कंटिन्यू करने वाले हैं। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? लेट्स बिगिन। टॉपिक 3 सोशल डिफरेंसेस विद इन एंड बियॉन्ड द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट। आप प्रोबेबली ना कास्ट का जो टर्म है उससे फेमिलियर होगे, विच इज़ बेसिकली यूज टू रिफर अ सेट ऑफ हायरार्किकल ऑर्डर्ड सोशल कैटेगरीज। तो मतलब हायरार्की के हिसाब से मतलब कई सारे सोशल कैटेगरीज को ना ऑर्डर में रखा गया है, उनको डिस्टिंग्विश करना और उस सेट के बारे में, उस सेट को ही बेसिकली कास्ट कहते हैं। द आइडियल ऑर्डर वॉज लेड डाउन इन द धर्मसूत्रास एंड धर्मशास्त्रास। तो मतलब ये जो ऑर्डर की हम बात कर रहे थे, तो हायरार्किकल ऑर्डर में सोशल कैटेगरीज को अरेंज किया गया है। ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर धर्मसूत्रास और धर्मशास्त्रास, ये दो बुक्स है जिनमें उन्हें ले डाउन किया गया था, मतलब इसमें लिखा गया था बेसिकली। ब्राह्मणास क्लेम्ड दैट दिस ऑर्डर इन विच दे हैव बीन रैंक्ड फर्स्ट वाज डिवाइनली ओर्डेन्ड। मतलब क्या ब्राह्मण क्या सोचते हैं कि मतलब जिसमें उनको सबसे ऊपर रखा है, क्योंकि इस ऑर्डर में ब्राह्मण सबसे ऊपर रहता है, दे आर इन द टॉप, इसलिए वो कहते हैं कि ये जो ऑर्डर है ना सोशल ऑर्डर, दिस इज प्रोक्लेम्ड और दिस इज लेड डाउन बाय द गॉड। ये मतलब भगवान की वाणी पे लिखा गया है, भगवान ने इसे कहा है, पर असल में ऐसा है भी नहीं, किसी को नहीं पता। While placing groups classified as शूद्रास and untouchable at very bottom of the social order, मतलब एक तरफ तो ब्राह्मणास को सबसे टॉप पे रखा है और कुछ ऐसे सोशल ग्रुप्स है जैसे कि शूद्रास या फिर अनटचेबल, जिनको महात्मा गांधी हरिजन भी कहते थे। हमारे देश में अनटचेबल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे हिस्ट्री में और अभी पॉलिटिक्स में। तो मतलब इनको ना सोशल ऑर्डर में सबसे नीचे रखा गया। पोजीशन विद इन द ऑर्डर वे सपोज डिटरमाइंड बाय बर्थ। मतलब ब्राह्मण क्या कहते थे कि जो पोजीशन है ना, ये एक तरह से भगवान, इसलिए मतलब हम लोग ये कहते हैं कि ये भगवान ने इसको डिफाइन किया कि ये आदमी इस पोजीशन पे, ये धर्म उस पोजीशन में। वैसे मतलब सोशल कैटेगरीज को डिफाइन इसलिए किया है क्योंकि ये मतलब आप किस पोजीशन में रहोगे ये भी डिटरमाइन होता है आपकी बर्थ से। तो बर्थ से पहले तो आप भगवान के पास है, तो उन्होंने आपको सही तरह से मतलब वो जगह दे दी, आपको भेजा ही धरती पे वो जगह बताकर कि आप इस पोजीशन को डिफाइन करते हो, आप ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो। पर असल में ऐसा कुछ होता नहीं हो। जिसने पीके वाली मूवी देखी होगी उसमें आमिर खान पूछते हैं कि कहीं पे ठप्पा लगा है कि कौन से सोशल कैटेगरी से आप हो, आप जब पैदा हुए थे तो आप ब्राह्मण के घर पे हुए थे, पर आपके अंदर की क्वालिटी शायद से क्षत्रिय जैसे हो, तो आपको तो होना चाहिए क्षत्रिय, क्योंकि भगवान ने तो आपको ऊपर से ट्रेन या फिर ऊपर से आपको एक लाइकिंग तो वैसे ही भेजे है। जब बड़े हो रहे तो आपको उसके बारे में पता चलता है कि आपको क्या पसंद है, आप किस में अच्छे हो। वो तो होता है कि शायद से आप ब्राह्मण के घर में पैदा हुए पर आप हो अच्छे क्षत्रिय वाले कामों में, पर आपको ब्राह्मण बने रहना होगा। तो यही है यहाँ पे। अब हम लोग का वो टॉपिक का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। टॉपिक 3.1 द राइट ऑक्यूपेशन। धर्मसूत्रास एंड धर्मशास्त्रास ऑल्सो कंटेन्स रूल्स अबाउट द आइडियल ऑक्यूपेशन ऑफ 4 कैटेगरीज ऑफ वर्ना। तो ये जो 4 कैटेगरीज इनने बना दी सोशल सोसाइटी की, इनको ना एक एक आइडियल ऑक्यूपेशन भी दिया गया था। जैसे कि ब्राह्मणास वर सपोज टू स्टडी एंड टीच द वेदास, परफॉर्म सैक्रिफाइसेस एंड गेट सैक्रिफाइसेस परफॉर्म्ड, एंड ऑल्सो गिव एंड रिसीव गिफ्ट्स। क्षत्रियस मतलब दूसरे हाथ में हम लोग देखेंगे क्षत्रिय क्या करते थे, दे एंगेज्ड इन वॉरफेयर, दे प्रोटेक्ट पीपल एंड एडमिनिस्टर जस्टिस, दे स्टडी द वेदास। मतलब क्या, ब्राह्मणास जो थे वो या तो वेदास स्टडी करते थे या टीच करते थे, पर ये क्षत्रिय सिर्फ स्टडी करते हैं, इनको टीच करने का हक नहीं है। एंड मेक गिफ्ट्स, मतलब इनको रिसीव करने का भी उतना रहता नहीं है, ये लोग सिर्फ गिफ्ट देते हैं। द लास्ट 3 ऑक्यूपेशंस वर ऑल्सो असाइन्ड टू वैश्यास एंड हु वर इन एडिशन एक्सपेक्टेड टू एंगेज इन एग्रीकल्चर, पैस्टोरलिज्म एंड ट्रेड। मतलब यहाँ पे जो क्या, स्टडी वेदा, गेट सैक्रिफाइसेस परफॉर्म्ड एंड मेक गिफ्ट्स, तो ये सारी चीज़ें भी वैश्य के पास ही होते थे। वैश्य ये सब करते थे। साथ ही साथ उनका जो एक प्राइमरी ऑक्यूपेशन होता था वो क्या था, ट्रेड करना, पैस्टोरलिज्म मतलब खेती वेती, और ये सब उनका एक प्राइमरी टास्क था। शूद्रस ऑन द अदर हैंड वर असाइन्ड ओनली 1 ऑक्यूपेशन, दैट वाज सर्विंग द हायर 3 वर्नास। जो बाकी 3 वर्नास थे चारों में, तो शूद्रस को उन्हें सर्व करना था, तो उनको सिर्फ सर्विट्यूड मिली थी। तो उनका कहाँ से सर्विट्यूड था, चाहे वो किसी और चीज़ में अच्छे क्यों ना हो। ब्राह्मणास इवॉल्व्ड 2 or 3 strategies for enforcing these norms. 1, ये जो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि assert that the वर्ना ऑर्डर was a divine origin। तो वो लोग पहला क्या करते थे, वो लोग कहते थे कि ये जो वर्ना ऑर्डर है ये एक तरह से डिवाइन ओरिजिन से आता है, तो इसकी अवहेलना करना मतलब भगवान को गुस्सा दिलाना, भगवान के अगेंस्ट जाना, ऐसे। Second, they advise kings to ensure that
These norms were followed within their kingdom. दूसरा उन्होंने क्या किया, तो मतलब ब्राह्मणा से तो नीचे क्षत्रिय है, तो वो जब राजाओं के पास जाते थे, राजाओं को कहते थे कि आप एक काम कीजिए, अपने अपने किंगडम में ये ध्यान रखिए कि ये जो हमारे सारे सोशल नॉर्म्स ये अच्छे से फॉलो हो। तीसरा, दे अटेम्प्टेड टू परसुएड पीपल दैट द स्टेटस वर डिटरमाइंड बाय बर्थ। तो उन्होंने क्या किया, वो हर इंसान के पास जाके उनको ये समझाने की कोशिश की, और या तो डरा के या तो समझा के, कि आपका जो सोशल स्टेटस है वो आपके बर्थ से डिटरमाइन होता है, ना कि आपके कर्म से। However, was not always easy. तो मतलब ये चीज़ हमेशा easy नहीं होती थी। So prescriptions were often reinforced by stories told in the Mahabharata and other texts. तो मतलब ये कभी भी कभार easy नहीं भी होता था, तो लोगों को एक तरह से डरा के, मतलब आप होते ना कि अगर आपने एग्जाम्पल दे दिया या कहीं बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे इस चीज़ का एग्जाम्पल है तो लोग तो भी मानते हैं, तो वही। तो ये ब्राह्मण क्या करते थे, या तो महाभारत की कुछ स्टोरीज को पॉइंट आउट करते थे या फिर बाकी टेक्स्ट में से कुछ स्टोरीज को। टॉपिक 3.2 नॉन क्षत्रिय किंग्स। अकॉर्डिंग टू शास्त्रास ओनली क्षत्रियस कुड बी किंग्स। तो शास्त्र क्या कहते हैं कि क्षत्रिय ही राजा बन सकता है। हाउएवर इंपॉर्टेंट रूलिंग लीनिएजेस प्रोबेबली हैड डिफरेंट ओरिजिन्स। तो मतलब कुछ ऐसे एग्जांपल्स मिले जहाँ पे जो रूलिंग लीनिएजेस था वो क्षत्रिय नहीं थे। द सोशल बैकग्राउंड ऑफ मौर्य हु रूल्ड ओवर अ लार्ज एम्पायर। तो मौर्यन एम्पायर तो बहुत ही फेमस है, पर उनका जो सोशल बैकग्राउंड है ना वो भी हॉटली डिबेट होता है, मतलब उस पर भी लोगों को चर्चा करते हैं कि शायद से ये लोग क्षत्रिय नहीं थे। पर जो लेटर बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे दे सजेस्ट दैट दे वर क्षत्रियस। मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि मतलब उन पर इतना डिबेट होता है, पर उनका जो फेवरेट, मतलब उनके जो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है बुद्धिस्ट टेक्स्ट, ये कहते हैं कि मतलब वही क्षत्रिय ही थे। ब्राह्मणिकल टेक्स्ट डिस्क्राइब देम एज बीइंग ऑफ अ लो ओरिजिन। तो मतलब एक तरफ बुद्धिस्ट टेक्स्ट कहते हैं कि वो क्षत्रिय है, मतलब सॉर्ट ऑफ सेकंड इन द सोशल हायरार्की, और ब्राह्मणिकल टेक्स्ट कहते हैं कि मतलब वो लो ओरिजिन के थे। तो ये तो एक तरह से सही नहीं है। द शुंगास एंड कन्वास द इमीडिएट सक्सेसर ऑफ द मौर्यास व ब्राह्मण। इन फैक्ट तो मतलब देखिए यहाँ पे उनके मौर्यास के ऊपर तो क्वेश्चन मार्क था, पर उनके शुंगास और कन्वास जो उनके नेक्स्ट सक्सेसर थे वो ब्राह्मण है, ये सबको पता है। इन फैक्ट पॉलिटिकल पावर वाज इफेक्टिवली ओपन टू एनीवन हु वुड मस्टर सपोर्ट एंड रिसोर्सेज एंड रेयरली डिपेंडेंट ऑन बर्थ एज अ क्षत्रिय। तो मतलब मौर्यन एम्पायर में ये देखा गया है कि मतलब वहाँ पे जो पॉलिटिकल पावर है ना वो हर इंसान के लिए ओपन है जो अपने लिए सपोर्ट और रिसोर्सेज ला सके अपने मौर्यन एम्पायर के लिए। और वो बहुत कम केसेस में देखा गया कि मतलब वो अगर तुम क्षत्रिय हो तभी आपको राजा बनाया जाएगा। अदर रूलर्स सच एज द शाकास हु केम फ्रॉम द सेंट्रल एशिया वर रिगार्डेड एज मेल्छास। तो मतलब इन लोगों को शाकास को क्या कहा जाता था, मेल्छास या फिर बारबेरियंस और आउटसाइडर्स बाय ब्राह्मण्स। तो ब्राह्मण्स उनको एक तरह से मतलब बाहरी, मतलब आउटसाइडर या फिर जो एकदम होते ना आदि मानव टाइप के, मतलब व्हाट इज क्या बोलते हैं अभी के टाइम पे बोलते हैं ना गैया वैया, वैसे बारबेरिक उनको वैसे कहा जाता था उस तरफ। वन ऑफ द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस इन संस्कृत डिस्क्राइब्स हाउ रुद्रदमन शाका डायनेस्टी के सबसे वेल नोन रूलर है। रीबिल्ड सुदर्शना लेक। तो उन्होंने सुदर्शना लेक को रीबिल्ड किया था 2nd सेंचुरी में। दिस सजेस्ट दैट द पावरफुल मेलेच्छास वर फेमिलियर विद द सांस्कृतिक ट्रेडिशंस। तो मतलब सांस्कृतिक ट्रेडिशंस क्या कहते थे कि जो एक राजा बनेगा वो राजा ये सब रिवर्स, लेक्स, ये सब मंदिर बनाना, ये सब कामों में बहुत, मतलब भगवान के रिलेटेड बहुत सारे कामों में वो हिस्सा ले और उनको ज़्यादा फोकस करे। तो इन ये क्या कह रहे हैं कि मतलब अगर रुद्रदमन ने वहाँ पे सुदर्शन लेक को रीबिल्ड किया, इसका मतलब मेल्छा के फैमिली से भी, तो मतलब वहाँ पे देखो शाकाज अगर रूलिंग डायनेस्टी है तो उनको तो आप मेल्छा कह रहे हो, ठीक है, पर वो तो पावरफुल हुए ना। सो पावरफुल मेल्छास वर क्वाइट familiar with the Sanskritic tradition जो ब्राह्मणस मानते थे। It is also interesting that the best known ruler of Satavahana dynasty, Gautami Putra Siri Satakani, claimed to be both a unique Brahmana and a destroyer of the pride of Kshatriyas। मतलब एक तो वो कहते थे कि वो ब्राह्मण भी है, बट दूसरी तरफ वो ये कहते थे कि he will be the destroyer of the prides of Kshatriyas। तो मतलब क्षत्रियास को जो घमंड है वो तोड़ने वाला भी वही है, और वो एक ब्राह्मणा भी खुद को कहते थे। तो मतलब वो हाई क्लास को भी बिलोंग करते थे और हाई क्लास का जो घमंड है वो तोड़ने वाले को भी वो खुद ही क्लेम करते थे। मतलब क्वाइट कॉन्ट्ररी वे में जाता है, कह जाता है हिपोक्रेसी। He also claimed to have ensured that there would be no intermarriage amongst members of the 4 varnas। तो मतलब एक तरह से नहीं है, उन्होंने ऐसा स्टेप्स लिया था कि ताकि सारे वर्नास क्या बोल सकते शुद्ध रहे और डिस्टिंग्विशेबल रहे, कि 2 वर्नास के बीच में, जो 4 वर्नास है उनके 2 अलग अलग वर्नाओं के बीच में लोग शादी नहीं कर सकते। बट ऑन द सेम टाइम he entered into a marriage alliance with the kin of रुद्रदमन। तो मतलब ये खुद ऐसा कहते थे, तो आपको तो पता है कि वो मतलब वो या तो ब्राह्मण, वो तो ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मणों के खुद ही रुद्रदमन, जो खुद एक आप कह सकते हो आपके ये थे, रुद्रदमन थे आपके, हाँ रुद्रदमन आपके शाका रूलर्स में से एक थे, तो उनके किन से साथ शादी कर ली उसने।
तो उनको तो मेल्सा कहा जाता था, मतलब वो तो ब्राह्मण या हाई क्लास को डिफाइन नहीं कर रहे थे। वो एक तरफ कहते हैं कि आप खुद ही इंटरमिक्सिंग को अवॉइड करेंगे बाय नॉट अलाउइंग एनीवन टू मैरी बिटवीन द 4 वर्नास, पर उन्होंने खुद ने ऐसी शादी की थी। तो ये बहुत ज़्यादा हिपोक्रेटिक पर्सनैलिटी देखे गए यहाँ पे। As you can see from this example, integration within the framework of caste was often a complicated process। ये तो आप समझ भी गए होंगे इतने देर में कि ये जो मतलब एक तरह से इंटीग्रेशन है कास्ट के अंदर फ्रेमवर्क के, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था। द सातवाहनास claimed to be the Brahmins, whereas according to the Brahmanas, kings ought to have been Kshatriyas। तो मतलब ये जो सातवाहना रूलर्स थे वो क्या कहते थे कि भाई हम लोग ब्राह्मण से, बट एक्चुअली अगर आप राजा हो तो राजा तो मतलब क्षत्रिय ही होना चाहिए। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम था। They claim to uphold the fourfold वर्ना ऑर्डर। तो मतलब वो कहते थे कि भाई हम लोग जो फोरफोल्ड वर्ना ऑर्डर है ना, उसको मतलब हम लोग हमेशा ऊपर रखेंगे, उसको हम अच्छे से फॉलो करेंगे। बट दे एंटर्ड इनटू मैरिज अलायंसेस विद पीपल हु वर सपोज टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सिस्टम। तो मतलब एक तरफ आप ऐसे प्रोमिसेस भी करते हो झूठे, और उसके बाद तोड़ने के लिए आप खुद ही जाके शादी कर लेते हो कि आप उसे तोड़ दो। तो ये मतलब खुद ज़्यादा ही कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर्स थे ये सातवाहना रूलर्स। वी हैव सीन दे प्रैक्टिस एंडोगैमी इंस्टेड ऑफ एक्सोगैमी सिस्टम रिकमेंडेड इन द ब्राह्मणिकल टेक्स्ट। तो यहाँ पे ये भी हमने देखा अभी कि मतलब ब्राह्मणिकल टेक्स्ट जो थे, जो आपकी शादी के बारे में कहते थे, थोड़ा मनुस्मृति हो गया या फिर आपका या आपका मनुस्मृति हो गया या फिर आपका धर्मशास्त्र हो गया, धर्मसूत्र हो गया। तो ये लोग क्या कहते थे कि आप शादी करो तो एक्सोगैमस वे में करो, कि मतलब अपने क्लैन के, अपने कम्युनिटी के बाहर के किसी से शादी करो। पर ये लोग यहाँ पे एंडोगैमी करते थे, अपने क्लैन या कम्युनिटी के अंदर के किसी भाई बहन या फिर मतलब कोई रिश्तेदार से करते थे। टॉपिक 3.3 जातीज एंड सोशल मोबिलिटी। दीज कॉम्प्लेक्सिटीज आर रिफ्लेक्टेड इन अनदर टर्म। तो इस टर्म का क्या नाम है? जाति। तो दिस इज यूज्ड टू रिफर द सोशल कैटेगरीज। जाति लाइक वर्ना वाज बेस्ड ऑन बर्थ। तो मतलब जाति भी वर्ना की तरह बर्थ पे रेफर मतलब बेस्ड है। However, while the number of varnas are fixed, तो ये आपको तो पता ही होगा कि आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो वर्नास के कितने नंबर्स थे। There are no restrictions on the number of जातीज। तो मतलब ये तो आपको पता ही होगा कि वर्नास के नंबर में रेस्ट्रिक्शन है, पर इसी प्रकार जातीज के नंबर में कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं थे। यहाँ पे कितने भी हो सके उतने जातीज बन सकती थी और बनाए जा सकते थे। उल्टा ये भी एक बात है कि मतलब ब्राह्मणिकल अथॉरिटीज जब भी मतलब कहीं घूम जाते थे कुछ ढूंढने या कुछ करने, उन्हें अगर कोई एक न्यू ग्रुप दिखता था, जैसे कि फॉरेस्ट में रहने वाले निषादास या फिर जो गोल्ड स्मिथ्स थे, सुवर्णकार्स, ये लोग इनको जब भी दिखते थे, ये लोग एक तरह से इनको ना एक अलग सा ये दे देते थे जाति, विच दे डिड नॉट इजीली फिट इनटू द फोरफोल्ड सिस्टम, दे क्लासिफाइड देम इनटू जाति। तो मतलब वही कि मतलब अगर उन्होंने किसी ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को देखा जो किसी वर्ना में नहीं फिट होते, तो उन्होंने उनको एक जाति दे दी। जातीज विच शेयर्ड अ कॉमन ऑक्यूपेशन और प्रोफेशंस वे समटाइम्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू श्रेणीज और गिल्ड्स। तो मतलब निषादास तो आप शायद से ना मान सको क्योंकि वो तो सब मतलब फॉरेस्ट में रहने वाला हर इंसान, बट यहाँ पे बात हो रही है प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन कॉमन। तो मतलब ये जो सुवर्णकार से जो सारे गोल्ड स्मिथ है, इनको आप कह सकते हो कि ये शायद से किसी श्रेणी या गिल्ड में एक साथ हो जाते होंगे, इनको क्लासिफाई किया जाता होगा ब्राह्मण द्वारा। वन इंटरेस्टिंग स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ 5th century CE was found in मंडसौर। मंडसौर कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। दिस रिकॉर्ड्स द हिस्ट्री ऑफ अ गिल्ड ऑफ सिल्क वीवर्स हु ओरिजिनली लिव्ड इन लटा। लटा कहाँ पर है ये आप मेरे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के देंगे। फ्रॉम वेयर दे माइग्रेटेड टू मंडसौर देन एज धाशापुरा। द इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स अ फैसिनेटिंग ग्लिम्स of complex social processes and provides insights into the nature of guilds or shrenis. They collectively decided to invest their wealth earned through their craft to construct a splendid temple in honor of the sun god. Topic 3.4 Beyond the four varnas integration. तो यहाँ पे मतलब एक एक उनके steps के बारे में होगा अभी हम लोग जब आगे बढ़ेंगे. Given the diversity of subcontinent, there were and always have been populations whose social practices were not influenced by Brahmanical ideas. तो मतलब ऐसे जब इतना बड़ा पॉपुलेशन है तो ऐसे कोई ना कोई इंसान मिल ही जाएगा या ऐसा कोई ना कोई सोशल ग्रुप मिल ही जाएगा जो मतलब वो प्रैक्टिसेस करते थे वो ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी के साथ अलाइन नहीं होती थी. When they figure in Sanskrit texts, they are often described as odd, uncivilized और even animal-like. जो मैंने बोला था वो शाकास को जैसे कहते थे, बारबेरिक एंड ऑल. तो मतलब ब्राह्मण्स को जब इनके बारे में पता चलता है कि मतलब ये हमें फॉलो नहीं करते, ये एक तरह से उनको बारबेरिक, अनसिविलाइज कुछ कह देते. जैसे कि मतलब हम इंडियंस से मिलने के बाद ब्रिटिशर्स हमें कहते थे अनसिविलाइज, पुअर, हंगरी, बारबेरिक, ऐसे ही बात है. In some instances, these included forest dwellers from whom hunting and gathering remained an important means of subsistence.
तो मतलब कैटेगरीज सच एज निषादा, तो निषादा में ना आप महाभारत का एक एग्जांपल ले सकते हो कि मतलब एकलव्य जो थे, जो आपको पता होगा कि वो सबसे ज्यादा अर्जुन के कंपटीटर थे, उन्होंने अपनी उंगली दे दी थी गुरु दक्षिणा में, वो एकलव्य ना बेसिकली निषादा वाले कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। अदर्स who were viewed with suspicion included population such as nomadic pastoralists। तो ये मतलब ये जो हम अभी बात करें कि मतलब किनको ऐसे शक की नजरों से देखा जाता था, एक थे निषादा, नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट। मतलब ये नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट बेसिकली वो थे जो who could not be easily accommodated within the framework of settled agriculturists. Sometimes those who spoke non-Sanskritic language were also labeled as melchas and looked down upon. The nature of relations is evident in some stories in Mahabharata। तो मतलब निषादास, ये जो लोग उनकी भाषा नहीं बोल सकते थे, सांस्कृतिक भाषा, तो उनको मेलछास कहा जाता था। या फिर आपके जो आपके नॉन पैस्टोरलिस्ट हो गए, इन सब लोगों को ना एक तरह से डाउन ट्रॉडन की तरह देखा जाता था ब्राह्मणों के द्वारा। और ऐसे रिलेशंस के नेचर के बारे में कुछ स्टोरीज में लिखा गया है जो महाभारत के टेक्स्ट बुक में हो। टॉपिक 3.5 बियॉन्ड द फोर वर्नास, सबऑर्डिनेशन कॉन्फ्लिक्ट। तो पहले हमारा इंटीग्रेशन हो गया, अभी हम लोग देखेंगे सबऑर्डिनेशन कॉन्फ्लिक्ट। तो मतलब किनको अपने पावर से अपने अंडर लाना, और उसी कारण किस किस के बीच में कन्फ्लिक्ट्स भी हुए। While the Brahmanas considered some people as being outside of the system, they developed even sharper social divide by classifying certain social categories as untouchable। तो अगर आप किसी को अछूत कहोगे तो उसको तो अच्छा नहीं लगेगा, पर इस कारण सोसाइटी में भी एक डिवाइड क्रिएट हो जाएगा, साइकोलॉजिकल और एक आइडियोलॉजिकल डिवाइड। वो ब्राह्मणों की ये सब हरकतों के कारण डीपन हो गया था। Those who considered themselves pure avoided taking food and anything else you could imagine from those who were designated as untouchable। तो मतलब उनको एक तरह से उनको टच भी अवॉइड करना था। In sharp contrast to the purity aspect, some activities were regarded as particularly polluting। तो मतलब सिर्फ यही नहीं कि आप उनको टच ना करो, कुछ ऐसे एक्टिविटीज भी थे जिनको मतलब आप एक तरह से पल्यूटिंग कहते थे। अगर वो प्योर लोग करे वो एक्टिविटी, तो एक तरह से हम आपको अशुद्ध कर रहे हैं। These including handling corpses and dead animals। Those who performed such tasks were designated as chandalas, who were placed at the very bottom of the hierarchy। तो मतलब अगर आप ये करोगे, मतलब सपोज कोई ब्राह्मण हो तो अगर वो ये काम करता जो मतलब कॉप्स को हैंडल करना या फिर डेड एनिमल्स के कुछ करना, मतलब उनके रिलेटेड कुछ काम करना, तो इनको कहा जाता था कि मतलब आप अपने आप को अशुद्ध कर रहे हो। और जो करता था ये काम उसको भी आप मतलब चंडाला कह के मतलब उसको लिटरली हायरार्की में सबसे नीचे, और उसको अछूत मानते हो आप। तो जो आपका हेल्प करता है आप उसको ही अछूत कहते हो। Dead touch and in some cases even seeing them was regarded as polluting by those who claimed to be at the top of the social order। The Manusmriti laid down the duties of the Chandalas। तो मनुस्मृति जो था टेक्स्ट, वो चंडालास के ड्यूटीज को लिख के दिया था वो, कि मतलब वो क्या करने चाहिए और क्या नहीं। They had to live outside the village। तो चंडालास को विलेज के बाहर रहना चाहिए। They used to use discarded utensils, wear clothes of the dead। मतलब जैसे आदमी को आपने शायद से लास्ट राइट्स दिए, उसके कपड़े आप पहनोगे। यू शुड वेयर ऑर्नामेंट्स ऑफ आयरन, मतलब आप गोल्ड सिल्वर नहीं पहन सकते, ना ही ब्रॉन्ज, कुछ नहीं, आपको आयरन का पहनना होगा। दे कुड नॉट वॉक अबाउट इन द विलेज एंड सिटीज एट नाइट, एंड दे हैड टू डिस्पोज ऑफ द बॉडीज ऑफ दोज पीपल हु हैड नो रिलेटिव्स एंड सर्व एज एक्सिक्यूशनर्स। तो मतलब जो काम एक्चुअली कोई नहीं करेगा वो इनको करना पड़ रहा है, स्टिल उनको रिस्पेक्ट नहीं है, पूरे सोसाइटी में उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती। मच लेटर द चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क फासियान in 5th century CE wrote that untouchables had to sound a clapper in the street so that people could avoid seeing them। तो एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे, वो 5th century CE में आए थे यहाँ पे। उन्होंने जब ये देखा तो वो कैसे इस चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं कि जो अनटचेबल्स थे दे हैड टू साउंड अ क्लैपर, मतलब वो ऐसे ताली बजाएंगे रास्ते पे जब वो कहीं से क्रॉस कर या कहीं पे आएंगे, ताकि लोगों को ये ताली सुन के समझ में आए कि अनटचेबल आ रहा है, और वो अपने पलखे या तो कहीं और मोड़ दे या फिर उसको देखना अवॉइड करें। और एक ऐसे ही चाइनीज पिलग्रिम जिनका नाम था जुआंग ज़ैंग, तो वो आए थे 7th century में, और ही ऑब्जर्व दैट एग्जीक्यूशनर्स एंड स्कैवेंजर्स वर फोर्स्ड टू लीव आउटसाइड द सिटी। तो मतलब हमारे जो दोनों चाइनीज पिलग्रिम्स थे, इन दोनों के एक्सपीरियंसेस हमारे देश में आने के बाद अच्छे, तो ये देख के तो नहीं लग रहा कि उनको एक अच्छा एग्जाम्पल सेट हुआ होगा। टॉपिक नंबर 4 बियॉन्ड बर्थ रिसोर्सेज एंड स्टेटस। सो मतलब अगर आप लोग चैप्टर 2 को थोड़ा रिकॉल कर सकोगे, तो वहाँ के इकोनॉमिक रिलेशंस में हमने डिस्कस किया था कि मतलब स्लेव्स थे, लैंडलेस जो आपके एग्रीकल्चरल लेबरर्स थे, हंटर्स, फिशर फोक्स, पैस्टरलिस्ट, या फिर आप बोलो पेजेंट्स, विलेज के हेडमैन, क्राफ्ट पर्सन, मतलब आप जितने भी नाम बोलो, यहाँ तक कि किंग्स,
ये सब लोग ना सोशल एक्टर्स की तरह तब इवॉल्व हुए थे अलग अलग पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट्स में, अकॉर्डिंग टू देयर उनके मतलब उनका जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज था उसके तरफ उसका एक्सेस के कारण ये हुआ था। जैसे कि मतलब आप क्या कहोगे कि मतलब आप क्या मानते होगे कि जो ब्राह्मण्स थे सभी बहुत अमीर होते थे क्योंकि दे आर एट द टॉप, उनके लिए सबसे ज़्यादा सोशलिटी में अपॉर्चुनिटीज़ खुली पड़ी थी। बट एक्चुअली ऐसी बात नहीं है। आप आज के डेट में भी देखिए कई सारे गरीब ब्राह्मण्स आपको मिलेंगे, या फिर आपको उस टाइम पे भी कुछ गरीब ब्राह्मण्स मिल ही जाएंगे तो जिनके पास अगर आप कह सकते हो कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं थे, वो इन सोसाइटी के दिए हुए सारे अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा नहीं उठा पाते थे। Gendered access to property during the course of long drawn rivalry between the Kauravas and Pandavas। तो मतलब अभी हम लोग करेक्टली एक क्रिटिकल एपिसोड के बारे में चर्चा करेंगे जिससे आपको जेंडर्ड एक्सेस टू जो प्रॉपर्टी का जो टॉपिक है आपको बेहतर समझ में आएगा। कि मतलब आपको वो वाला हिस्सा याद होगा जब मतलब दुर्योधन युधिष्ठिर को एक गेम ऑफ डाइस के लिए घर में इन्वाइट करता है और मतलब वो लोग बेट्स लगाते हैं। जो आई गेस महाभारत द्रौपदी के चीरहरण के बाद ज़्यादा इसी के लिए फेमस है कि मतलब इस इंसिडेंट के लिए कि मतलब युधिष्ठिर जब हारने लगता है तो मतलब एक एक करके अपनी मतलब वो अपना सोना दांव पे लगाता है, एलिफेंट्स, चैरियट्स, अपने नौकर, आर्मी, ट्रेजरी, किंगडम, वो यहाँ तक अपना किंगडम भी लगा देता है, अपना सारा प्रॉपर्टी, उसके भाई। और जब फाइनल टाइम आता है तो वो जाके अपनी खुद की बीवी को भी, जो उसकी द्रौपदी थी, एक्चुअली वो उसकी खुद की बीवी नहीं थी, मतलब द्रौपदी वॉज लाइक अ कॉमन वाइफ टू ऑल दोज 5 पांडवास। वो पॉलीजिनी हुआ था उनकी शादी में, मतलब अ वुमन हु हैज सेवरल हस्बैंड्स। तो मतलब उसने मतलब उनका कंसेंट लिए बगैर सबके मतलब उसने द्रौपदी तक को भी दांव पे लगा दिया था। तो मतलब यही आपको दिख रहा है कि मतलब कोई उनसे कंसेंट नहीं, द्रौपदी से किसी ने कंसेंट नहीं मांगा कि मैं आपको दांव पे रखूं। मतलब आप उसकी मतलब सॉर्ट ऑफ उसने अभी तक सब कुछ अपना प्रॉपर्टी मान के रखा था, उसने द्रौपदी को भी अपना प्रॉपर्टी मान के दांव पे लगा दिया। तो यहाँ पे वही आपको समझ में आएगा कि जो अगर आपका जेंडर एक फीमेल है, मेल नहीं, तो पहले के टाइम पे आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज फेस करने होते थे। According to the Manusmriti, the paternal estate was to be divided equally among all the sons after the death of the parents। मतलब मॉम और डैड उन दोनों के एक्सपायर होने के बाद मनुस्मृति ये कह रहा था कि जो पैसे और उनकी प्रॉपर्टी हो वो सारे सन्स के बीच में इक्वली डिवाइड हो जाएंगी। और पहले तो ये भी माना जाता कि जो एल्डर सन है उसके लिए एक स्पेशल हिस्सा रहेगा, ज़्यादा मतलब बड़ा। वुमेन्स, हाँ जो यहाँ पे भी बोला है कि स्पेशल शेयर फॉर द एल्डेस्ट। वुमेन्स कुड नॉट क्लेम अ शेयर ऑफ दीज रिसोर्सेज। तो अगर उस घर में कोई बेटी हो तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। हाउएवर वुमेन्स वर अलाउड टू रिटेन द गिफ्ट्स दैट दे रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ द मैरिज। इसको क्या कहते थे? स्त्रीधन। तो मतलब वो एक्चुअली शादी करने के बाद जब वो पति के घर जाएगी तो ये स्त्रीधन वो अपने खुद के पापा के साइड की फैमिली से ले आते, मतलब लाते हैं घर से। तो इसमें उनके सोने होते हैं, बहुत कुछ होता है। तो इसमें ये जो प्रॉपर्टी या फिर जो वेल्थ है इसमें वो इसको सिर्फ इनहेरिट उसके खुद के बच्चे कर सकते हैं और इसमें उसके हस्बैंड का भी कोई रोल नहीं होता, मतलब उसके हस्बैंड का कोई क्लेम नहीं होता इसमें। बट फिर मनुस्मृति को फिर से कुछ नड़क लगी। मनुस्मृति फिर से क्या कहता है? मनुस्मृति वॉर्न वुमेन्स अगेंस्ट होल्डिंग फैमिली प्रॉपर्टी और इवन देयर ओन वैल्यूबल्स। मतलब फैमिली ने जो मतलब अगर कोई एक्सपायर किया तो उसके बाद जो पैसे मिलने थे वो भी नहीं मिलेंगे जिससे वो खुद अपने आपको लाइफ सस्टेन कर सके। तो फैमिली में पैटर्नल साइड से कोई पैसे नहीं मिलेंगे। फिर अगर वो स्त्रीधन लेके जाए वो भी आप अक्यूमुलेट नहीं कर सकते हस्बैंड को बिना बताए। तो मतलब एक तरह से वुमेन होना ही एक पाप था इस टाइम पे। और इवन देयर ओन वैल्यूबल्स विदाउट द हस्बैंड्स परमिशन। While upper class women may have had access to resources, मतलब जैसे हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था, जो वटा का क्वीन प्रभावती गुप्ता थी, उनके पास पोर्ट्स थे, वो बिजनेसेस देखती थी, उनके पास बहुत पैसा था। तो ये एक एक्सेप्शन हो गया। लाइक दे हैड मेनी एक्सेस टू रिसोर्सेज, लैंड, कैटल, मनी। बट ये जो मनी, प्रॉपर्टी और उनका हाउस होल्ड था ये जनरली वॉज कंट्रोल्ड बाय द मैन। इन अदर वर्ड्स सोशल डिफरेंसेज बिटवीन मैन एंड वुमेन वर शार्पन्ड बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेज दैट दे हैड इन एक्सेस टू रिसोर्सेज। कि मतलब दुनिया का जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होगा सब मेंस देखेंगे और जो घरेलू चीज़ें या फिर छोटे बहुत चीज़ें होंगी उसका हक लड़कियों को मिलेगा। टॉपिक 4.2 वर्ना एंड एक्सेस टू प्रॉपर्टी। द ओनली ऑक्यूपेशन दैट वॉज प्रिस्क्राइब टू द शूद्रास वॉज सर्विट्यूड, while a variety of occupations were listed for those who belonged to the three varnas, the first three varnas थे। पर इसमें भी आपका एक कैच है। तो फर्स्ट थ्री वर्ना का हर इंसान को, जो एक ह्यूमन है, उसको नहीं मिलता ये सारे अपॉर्चुनिटीज़। अगर आप मेन हो, अगर आप मेल हो, तभी आपको ये अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। अगर आप ब्राह्मण फीमेल भी हो, मतलब अगर आप एक फीमेल और ब्राह्मण हो, तब भी आपको ये सब नहीं मिलता अपॉर्चुनिटीज़। If these provisions were actually implemented, the wealthiest men would have been the brahmanas and kshatriyas। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि मतलब ये जो चीज़ें हो रही थी, मतलब एक तरह से ब्राह्मणों का राज चल रहा, अंधा राज चल रहा था, मैं इसको यही बोलूँगा, अंधा राज चल रहा था।
तो मतलब या तो आप कुछ भी गलत सलट बोल दो और उसके बाद उसको जस्टिफाई करने के लिए बोल दीजिए कि मतलब भगवान की वाणी है, मतलब शास्त्रों में यही लिखा है, धर्मसूत्रास, धर्मशास्त्रास, या फिर आपका वो मनुस्मृति, ये सब एक तरह से अंधा राज चल रहा था। मतलब औरतों का जीना मुश्किल, मतलब जो छोटे जाट वाले उनको भी इतनी तकलीफ हो रही थी, तो ये एक तरह से कोई सही हो तो रहा नहीं था। सो बुद्धिस्टों ने इस चीज़ को रिकग्नाइज किया एंड दैट देयर वर डिफरेंसेस इन द सोसाइटी। तो उन्होंने ये रिकग्नाइज कर लिया कि सोसाइटी में डिफरेंसेस थे, बट दे डिड नॉट रिगार्ड दिस एज ए नेचुरल और इनफ्लेक्सिबल। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मतलब भाई ये तो नेचुरल बात है, ये तो होता ही है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। वो कहते थे कि अननेचुरल इट इज आर फॉर्म, दिस आर मैन मेड, और इसको फ्लेक्सिबिलिटी में, ये फ्लेक्सिबल है, आप इसको चेंज कर सकते हो। Hence they also rejected the idea of claims to the status on the basis of birth। तो मतलब वो जो आपके सुपर 30 में कहा है ना कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा, वही बात है कि अगर आप शूद्र का बेटा भी मिलिट्री वेज में उसका स्ट्रेटेजी बहुत अच्छा है, वो बहुत स्मार्ट है और बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते स्ट्रॉन्ग है, तो वो राजा बन सकता है, ना कि सिर्फ एक क्षत्रिय का बेटा ही राजा बनेगा। या फिर जो एक शूद्र या फिर एक अछूत का बेटा अगर पूजा पाठ में बहुत अच्छा है तो वो ब्राह्मण बन सकता है, वो पंडित बन सकता है, ना कि सिर्फ एक ब्राह्मण का बेटा ही अपने पापा के जैसे एक ब्राह्मण बनेगा, मतलब आई मीन टू से पंडित बनेगा। टॉपिक 4.3 एन ऑल्टरनेटिव सोशल सिनेरियो शेयरिंग वेल्थ। वन एरिया वेयर दीज वैल्यूज विच आर लाइक, मतलब अगर आप अच्छे से बिहेव करोगे तो लोग आपके साथ अच्छे से रहेंगे, एंड दोज हु डिड नॉट, जो आप लोगों को अच्छे से बिहेव ना करो, उनको मिजरली देखो या फिर उनको मतलब अपने अक्यूमुलेटेड वेल्थ का मतलब घमंड दिखाओ, तो दे वर इजीली डिस्पाइज्ड। तो ये जो एक ऐसी तरह की जो मेंटालिटी थी, ये मतलब एंशिएंट तमिलक्कम में ही देखा जाता था। वेयर एज वी सॉ इन अर्ली चैप्टर 2, मतलब चैप्टर 2 में हमने इसके बारे में पढ़ा था कि देयर वर सेवरल chiefdoms during the 2000 years ago. Amongst other things, the chiefs were patrons of bards and poets who sang their praise. तो ये जो bards and poets थे, ये chiefs के ना मतलब तारीफें गा के सुनाते थे, और ये चीफ्स उनके पैट्रन्स थे, मतलब उनको पैसे दे के रखते थे, उनका खाना पीना देखते थे। Most poems included in the Tamil Sangam anthologies often illuminate social and economic relationships, suggesting that while there were differences between rich and poor, those who controlled resources were always expected to share them. तो मतलब अगर आप ये शेयर करोगे, अच्छे से रहोगे, तो लोग आपको अच्छा पसंद करेंगे। तो ये यहाँ पे बात हो रही है। सो यह वी कम टू द एंड ऑफ पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर, जो था किनशिप, कास्ट एंड क्लास। तो इस चैप्टर का एंड आई गेस 3 में, मतलब पार्ट 3 में हो जाएगा, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। सो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम एक्सप्लेनिंग सोशल डिफरेंसेस अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो आज मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे और आपको ऐसे ही वीडियोस और भी देखने जो मेरे चैनल में आते रहते हैं आए दिन, तो इनकी नोटिफिकेशंस के लिए सब्सक्राइब बटन तो आई गेस आप लोगों ने दबा ही दिया होगा, और अगर नहीं दबाया तो फिर देख क्या रहे हो, दबा दीजिए। तो मतलब इनकी नोटिफिकेशंस के लिए, इन वीडियोज़ के, आप सब्सक्राइब बटन के राइट में जो आपको नोटिफिकेशन बेल बटन दिखेगा उसको ऑन करके ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन और अपडेट आपको मिलता रहे। और अगर मेरा काम आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक बटन पे भी बटन दबा दीजिए, जिससे मुझ जैसे लोगों को और मुझ जैसे यूट्यूबर्स को इंस्पिरेशन मिलती है और ऐसी अच्छी वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो थैंक यू, बट सी यू।